हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को लिया जाएगा जो आज प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं कि झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है, इसलिए यदि जिंदगी का झूला पीछे जा रहा है तो डरिए मत, क्योंकि वो आगे भी जाएगा। और ये बात आपने भी गौर करी होगी या अगर आपने देखा होगा, समझा होगा कि जितना उसे पीछे ले जाया जाता है उतना ही वो फोर्सफुली आगे भी जाता है। पीछे इसीलिए जाता है ताकि वो आगे जा सके। तो इसमें समझाने का मतलब ये है कि अगर आपको विफलताएं मिल रही हैं, यानी कि आपको पीछे ढकेल रही हैं वो विफलताएं, आपको अपने जीवन में सफलता की तरफ जाने से रोक रही हैं और पीछे ढकेल रही हैं, लेकिन जितना वो आपको पीछे ढकेल रही हैं यानी और आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप अगर मेहनत करेंगे, जिस तरीके से फोर्सफुली पीछे जाने के लिए फिर एकदम से आगे आना पड़ता है, तो उसमें आपको जितना आप पीछे जा रहे हैं और जितनी आप मेहनत करेंगे, निश्चित तौर पर आप उतने ही जल्दी सफल होंगे, यानी कि झूला उतनी ही जल्दी आगे जाएगा और आप भी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ प्रयास करिए। अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं, यानी कि आप अगर फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ने वाले हैं। बस आप अपनी गलतियों को पहचानिए। तो चलिए अब आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि भूमि पूजन में शामिल होंगे आडवाणी, जोशी, भागवत और अंबानी। और दूसरी न्यूज़ है सबसे कम संक्रमण में भारत तीसरे स्थान पर है। तो पहली न्यूज़ देखते हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन की तिथि 5 अगस्त निकट आने के साथ इस महानुष्ठान की रूपरेखा स्पष्ट होती जा रही है। भूमि पूजन समारोह के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, भैयाजी जोशी एवं डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग इस सूची को गंभीर सोच विचार के बाद अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। 200 लोगों की सूची 4 श्रेणियों में विभाजित है। इन्हीं 4 में से एक श्रेणी देश की विभूतियों की है। इसमें कला, साहित्य, संस्कृति और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े शीर्ष लोग शामिल हैं। इस श्रेणी में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी शामिल हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर शीर्षस्थ उद्योगपतियों की मौजूदगी यह संकेत देने वाली है कि न केवल प्रस्तावित मंदिर के बल्कि संपूर्ण रामनगरी के निर्माण में उद्योग जगत की भूमिका कितनी अहम होगी। इस वैश्विक और ऐतिहासिक आयोजन के गवाह देश ही नहीं विदेश के लोग भी बन सकें, इसके लिए दूरदर्शन पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। मंदिर के एक ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने यह जानकारी दी है। हालांकि कोरोना महानुष्ठान में चुनिंदा लोगों के ही शामिल होने की संभावना है। दूसरी न्यूज़ है सबसे कम संक्रमण होगा। यहाँ पर संक्रमण दर में भारत तीसरे स्थान पर। कोरोना में कौन देश कितनी संजीदगी और सख्ती से लड़ाई लड़ रहा है, इसकी बानगी आंकड़े पेश करते दिख रहे हैं। संख्याओं के रूप में वे भाव शून्य आंकड़े बताते हैं कि कोरोना से बचने के लिए किस देश के लोग शारीरिक दूरी और मास्क के इस्तेमाल सहित तमाम एहतियात कदम उठाकर वे अपने देश को इस जंग में विजयी बनाने की ओर अग्रसर हैं। संक्रमण दर वह आंकड़ा है जिसके आधार पर जाना जा सकता है कि किसी स्थान या देश में कोरोना की पहुंच कितनी सघन या विरल है। वर्ल्डोमीटर्स.info के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि शीर्ष 8 प्रभावित देशों में संक्रमण दर मामले में रूस बाजी मारता दिख रहा है। हालांकि सर्वाधिक संक्रमण दर के साथ ब्राजील की स्थिति काफ़ी भयावह दिख रही है। संक्रमण दर यानी अगर कोई देश 100 टेस्ट करता है तो उसके नतीजे में कितने संक्रमित पाए जाते हैं। टेस्ट की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे ताकतवर देश और कोविड-19 महामारी से सबसे प्रभावित देश अमेरिका का कोई सानी नहीं है। यहाँ अब तक कुल 5.33 करोड़ टेस्ट हुए हैं। साथ ही यह संक्रमण के कुल मामले 43.15 लाख सामने आए हैं। इस लिहाज से हर 100 टेस्ट पर इस देश में 8.09 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो ये नेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं।
नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है कि ट्रंप की लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब 100 दिन शेष हैं, लेकिन मुश्किल है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। चुनावी साल में ट्रंप के लिए सबसे बड़ी मुश्किल कोविड महामारी के रूप में सामने आई है, जिसमें करीब 1.5 लाख अमेरिकियों की मौत हो चुकी है। महामारी से निपटने के लिए लेकर ट्रंप की आलोचना शुरू हो रही है। इससे बिगड़ती अर्थव्यवस्था और पैदा हुई बेरोजगारी के अतिरिक्त अश्वेत आंदोलन ने ट्रंप की छवि पर विपरीत प्रभाव डाला है। नतीजन चुनाव से चंद हफ्ते पहले उनके साथ महज 32% अमेरिकी खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रंप की लोकप्रियता का यह सबसे नीचे का आंकड़ा है। एसोसिएटेड प्रेस और NORC के ताज़ा सर्वे में ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने में ट्रंप को नाकामयाब मानते हैं। यह उनकी अलोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी है, इसमें रोजगार बढ़े और अमेरिका की ताकत भी। लेकिन 2020 के शुरू में ही कोरोना के संक्रमण ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में भी 2 न्यूज़ हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पहली न्यूज़ है कि कोरोना के इलाज के लिए बाजार में 2 इंश्योरेंस पॉलिसियां, और दूसरी न्यूज़ है 7 कंपनियों का पूंजीकरण 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA के निर्देशक पर सभी हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियां कोरोना कवच और कोरोना रक्षक नामक पॉलिसी लॉन्च कर रही हैं। अधिकतर इंश्योरेंस कंपनियों ने इन दोनों पॉलिसियों को लॉन्च कर दिया है या करने वाली हैं। दोनों ही पॉलिसियों के लिए 3 प्रकार की अवधि तय की गई है: 105 दिन, 195 दिन और 285 दिन। अवधि और कवर के मुताबिक पॉलिसी की राशि तय होगी। 18 से 65 वर्ष आयु के ग्राहक इन दोनों में से कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं। कोरोना कवच के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख तक, तो कोरोना रक्षा के तहत 50,000 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई है। पॉलिसी की राशि के भुगतान के 15 दिन के बाद से इंश्योरेंस की अवधि शुरू होगी। एक व्यक्ति के लिए एक ही इंश्योरेंस मान्य होगा। अलग अलग कंपनियों से एक ही इंश्योरेंस लेने पर दूसरा अमान्य हो जाएगा। इस इंश्योरेंस को रिन्यू कराने का प्रावधान नहीं है। बीमा कंपनियों के मुताबिक कोरोना रक्षक पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस के भुगतान के लिए मरीज को 72 घंटे तक अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। कोरोना के संक्रमण की रिपोर्ट सरकार से मान्यता प्राप्त लैब की होनी चाहिए। कोरोना रक्षक के तहत घर में इलाज होने पर कोई खर्च नहीं मिलेगा। बीमा कंपनियों के मुताबिक 18 से 39 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को कोरोना रक्षक के तहत 105 दिनों के लिए 50,000 रुपये का कवर लेने पर 250 से 270 रुपये तक का भुगतान करना होगा। 40 से 49 वर्ष के व्यक्ति के लिए यह राशि 3,000 रुपये और 60 से 65 वर्ष के लिए यह राशि 375 रुपये तक हो सकती है। कोरोना रक्षक के तहत 285 दिनों के लिए 2.5 लाख का कवर लेने पर 18 से 39 की उम्र वालों पर 525 रुपये, 40 से 59 वर्ष वालों को 1100, तो 60 से 65 वालों को 2200 रुपये देने होंगे। कोरोना कवच की खासियत यह है कि इसके तहत घर पर होने वाले इलाज के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर का चार्ज, डॉक्टर का द्वारा इस्तेमाल में लाई गई PPE किट वगैरह का भुगतान बीमा कंपनी करेगी। कोरोना कवच के दौरान 285 दिनों के लिए 5 लाख रुपए का कवर लेने पर 18 से 39 वर्ष वालों को 1200 रुपये, 40 से 59 वालों को 2300, 60 से 65 वालों को 3800 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है 7 कंपनियों का पूंजीकरण 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 के बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह संयुक्त रूप से 2,03,063.21 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा उछाल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयरों में दर्ज किया गया है। HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, ITC के पूंजीकरण में पिछले सप्ताह बढ़त दर्ज की गई। हालांकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड तथा भारतीय एयरटेल को पिछले सप्ताह पूंजीकरण में गिरावट का सामना करना पड़ा। दुनिया भर के दिग्गज निवेशकों की पसंद बनी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स से जुड़े घटनाक्रमों के चलते पिछले सप्ताह में भी निवेशकों ने RIL के शेयरों में खूब निवेश किया। सप्ताह भर के कारोबार के बाद
शुक्रवार को बाजार बंद होते वक्त RIL का बाजार पूंजीकरण 1,48,880 करोड़ रुपए से बढ़कर 13,60,562 करोड़ रुपए पहुंच गया। पिछले सप्ताह ऐसी खबरें थी कि दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंक मुकेश अंबानी नियंत्रित RIL की रिटेल शाखा में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। ICICI बैंक ने पिछले सप्ताह पूंजीकरण 18,135 करोड़ रुपए जोड़े, जिसके बाद इसका बाजार मूल्य 2,47,291 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। HDFC बैंक का बाजार मूल्य पिछले सप्ताह कारोबारी सत्र के आखिर में 10,788.4 करोड़ रुपए बढ़कर 6,14,252.37 करोड़ रुपए हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है भारत के लिए पहली बनता ईरान। यदि ईरान भारत का साथ छोड़ता है तो नई दिल्ली के लिए भी ऐसा करना आसान है। भारत को इसकी कीमत चुकानी होगी, पर यह ईरान को कहीं ज़्यादा भारी पड़ेगा। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में राजनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हर्ष वी पंत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है शिक्षा परिषद के सामने कठिन प्रश्न। शिक्षा परीक्षा के सामने कठिन प्रश्न। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम कोरोना संकट से भी बचे रहें और हमारी शिक्षा व्यवस्था का मान सम्मान भी बना रहे। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है GB पंत समाज विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक बद्री नारायण द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है कि राजस्थान की राजनीति। जिस तरीके से राजस्थान में राजनीति गरमाई है और बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की जा रही है, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है भारत के लिए पहली बनता ईरान। ईरान की पहली एक बार फिर भारतीय विदेश नीति को उलझा रही है। कुछ सालों के अंतराल में ऐसा अक्सर होने लगा है। इसी के साथ बातें होने लगती हैं कि कहीं नई दिल्ली ईरान को गंवाने के करीब तो नहीं है। भारत के रणनीतिक हितों के लिए ईरान की महत्ता समझ आती है। इसके लिए प्राचीन सभ्यता के दौरान रिश्तों की घिसी पिटी दुहाई तक दी जाती है। फिर बताया जाता है कि अमेरिकी दबाव में भारत ईरान के साथ अपने रिश्तों की कैसे अनदेखी कर रहा है, और चूंकि हम ईरान का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो भारत की विदेश नीति के समग्र ढांचे को क्षति पहुंचा सकता है। इस प्रकार देखें तो बीते 2 दशकों में भारतीय विदेश नीति से जुड़े विमर्श को शायद ही किसी देश ने इतना प्रभावित किया हो जितना ईरान ने किया है। भारत ईरान संबंधों को हालिया झटका एक रेल परियोजना को लेकर लगा है। ऐसी खबरें आई कि ईरान ने चाबरहा बंदरगाह से जाहेदान के बीच विकसित होने वाली परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। यह रेल लाइन एक त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है। यह करार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2016 की तेहरान यात्रा के दौरान हुआ था। इन फैसलों ने भारत में विदेश नीति की नाकामी को लेकर एक तीखी बहस छेड़ दी है। ऐसी बहस छेड़ने वाले यह क्यों भूल जाते हैं कि विदेश नीति ऐसा मसला नहीं है कि कोई देश खुद ही इसे अपने हिसाब से तय कर सकता है। इसमें कई और पक्ष एवं पहलू भी जुड़े होते हैं, जैसे भारत का अपना एजेंडा और प्राथमिकताएं हो सकती हैं, तो वहीं ईरान की वरीयताएं एकदम अलग हो सकती हैं। हालांकि ईरान के रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत और ईरान रेल लाइन के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं और कुछ निहित स्वार्थी तत्व भारत को इस परियोजना से बाहर करने का दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि भारत सहित पूरी दुनिया के साथ ईरान के संबंधों का स्वरूप तय करने में अमेरिका प्रतिबद्ध लंबे समय तक अपनी भूमिका निभाएंगे। ईरान अपने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी खातम अल अनबिया कंस्ट्रक्शंस की परियोजना में शामिल करने पर जोर दे रहा है। जैसे ईरान की विदेश नीति के निर्धारण में अमेरिकी पहलू बहुत अहम है, उसी तरह भारत के भी अमेरिका और अन्य अरब देशों के साथ तमाम हित दांव पर लगे हैं। लेकिन ईरान के साथ रिश्तों की खातिर अनदेखा नहीं किया जा सकता है। भारत में अनुच्छेद 370 हटाने और दिल्ली में दंगों को लेकर जब ईरानी नेतृत्व भारत के आंतरिक मामलों में मुखर रही, वहीं अरब की अन्य शक्तियों का रुख खास बदला है, जो भारत के साथ और व्यवहारिक रूप से व्यवहार कर रही हैं। तेहरान को समझना होगा कि इस क्षेत्र और उससे परे भी नई दिल्ली के साझेदार हैं, जिनके साथ उसके ऊंचे दांव लगे हुए हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है शिक्षा परीक्षा के सामने कठिन प्रश्न। कोरोना वायरस ने अन्य तमाम काम थामने के साथ ही शिक्षा की दुनिया में भी अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है। पिछले कई महीनों से विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के कैंपस खाली हैं, कक्षाओं में होने वाली पढ़ाई बंद है। इस संकट के क्षण में शिक्षा व्यवस्था का समकालीन नेतृत्व अनेक नवाचारी विकल्पों को तलाश रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और उनकी पूरी टीम इस संकट से जूझने में लगी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के चेयरमैन और शिक्षा से जुड़े अन्य संस्थानों से जुड़े नेतृत्व भी अपनी अपनी तरह से इस विकट समय से मुठभेड़ में लगे हैं। शिक्षा संस्थानों में अकादमिक बैठक, विमर्श एवं विचार विनिमय वेबिनार के माध्यम से चल रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नेतृत्व में अनेक शिक्षक संस्थानों ने ज्ञान आधारित अनेक ऐप भी बनाए हैं। इसके साथ छात्रों के लिए आज असीमित ई स्रोत तैयार हो गए हैं। पिछले लगभग 4 महीनों से विभिन्न शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से क्लास करके छात्रों के कोर्स तो पूरे करा दिए, लेकिन अब प्रश्न उठ रहा है कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं कैसे कराई जाए। इसी परीक्षा के बाद डिग्री मिलती है। इस संदर्भ में 2 प्रकार की राय उभरी है। एक वर्ग यह मानता है कि पिछली परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को डिग्री दे दी जाए। दूसरी राय के तहत बिना फाइनल सेमेस्टर परीक्षा के डिग्री देना छात्रों के लिए सम्मानपूर्ण नहीं होगा। इन सबके बीच यूजीसी के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन कराने का निर्देश जारी किया है। इस निर्णय के पीछे निहित नैतिक पक्ष की ओर इशारा करते हुए निशंक ने कहा कि बिना परीक्षा के डिग्री देने पर उसे कोरोना डिग्री कहकर लांछित किया जाएगा। यह समस्या पिछली मुल्कों या विकसित देशों में उतनी नहीं है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में संपूर्ण ऑनलाइन परिवेश विकसित करने की अपनी समस्याएं हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों को ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षा के दोनों ही विकल्प मिलने चाहिए। ऑफलाइन परीक्षा के वक्त छात्रों और परीक्षकों की संक्रमण से बचने के लिए सभी उपाय शिक्षण संस्थानों को ही करने होंगे। वास्तव में हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम कोरोना संक्रमण से भी बचे रहें और हमारी शिक्षा व्यवस्था का मान भी बना रहे। कोरोना संकट ने हम सबको शिक्षा जैसे ज्ञान एवं नैतिक से जुड़े क्षेत्र के संबंध में अनेक दुविधाओं में डाल दिया है। इन दुविधाओं से हम सब मिलकर ही बाहर आने का रास्ता निकाल सकते हैं। इस विकट समस्या में शिक्षा के क्षेत्र का हमारा नेतृत्व छात्रों एवं समाज के अन्य समूहों से संवाद कर रास्ते निकालने में लगा है। संभव है कि संक्रमण पर नियंत्रण के बाद दुविधाओं से निकलकर भारतीय शिक्षण व्यवस्था स्वयं को स्तर पर खड़ा कर पाएगी। इतना तो तय है कि जब हमारी शिक्षा उत्कृष्ट होगी तभी हमारा समाज भी उत्कृष्ट हो पाएगा। तीसरा आर्टिकल है राजस्थान की राजनीति। ऐसा लगता है कि कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि वह राजस्थान की अपनी राजनीति लड़ाई कहां लड़े, सड़कों पर या अदालतों में। वह राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है और यह धमकी भी दे रही है कि यदि राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो उनकी ओर से देश भर के राजभवनों का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से इसके पहले जयपुर के राजभवन के घेराव की धमकी दी जा चुकी है। इसके जवाब में राज्यपाल कानूनन एवं व्यवस्था को लेकर चिंता जता चुके हैं। निसंदेह यह कोई अच्छी स्थिति नहीं कि सत्ता में बैठे लोग ही राजभवन घेरने की धमकी दें, लेकिन आज की राजनीति तो मर्यादाओं के उल्लंघन के लिए जानी जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव दोबारा भेजते हुए यह उम्मीद जताई है कि वह उसे मंजूर कर लेंगे, लेकिन शायद वह इसे लेकर सुनिश्चित नहीं और इसलिए देश भर के राजभवनों को घेरने की धमकी दे रहे हैं। राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर चाहे जो फैसला करें, इसका निर्धारण संसद में ही हो सकता है। गहलोत सरकार को बहुमत हासिल है या नहीं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज है कि 500 विकेट झटकने से एक कदम दूर ब्रॉड। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने पहले मैच में हुई अपनी अनदेखी को शायद ज्यादा संजीदगी से ले लिया। यही कारण है कि दूसरे टेस्ट के बाद तीसरे टेस्ट में भी कहर बरपा रहे हैं। इंग्लैंड ने 34 साल के ब्रॉड को वेस्टइंडीज के खिलाफ साउथ कैप्टन में पहले टेस्ट में नहीं खिलाया था, जिसके बाद वह काफी नाराज हुए थे। इंग्लैंड की टीम पहला मैच हार गई।
दूसरे मैच में ब्रॉड की वापसी हुई और उन्होंने 6 विकेट लिए। अब मैनचेस्टर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने के बाद गेंद से कहर बरपाया है। अब तक इस मैच में 8 विकेट झटक चुके हैं। वह टेस्ट कैरियर में 500 विकेट लेने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। वह सोमवार को मैच के चौथे दिन यह कारनामा पूरा कर लेंगे। तो ये आज का 27 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।